तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्क्स वंडर्स में। तो दोस्तों, हमारा ये राजभाषा एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल का 2024 का 10वां क्लास है, जहां हम डिस्कस करेंगे रेलवे में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमारे यह क्लास उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक और शेयर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मल टाइम frame for disposal of RTI request is maximum। तो जो नॉर्मल डिस्पोजल है RTI रिक्वेस्ट का, वो मैक्सिमम कितने दिनों तक का है, कितने दिनों के भीतर जो है आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो है कितने दिनों के अंदर जो है किसी भी रिक्वेस्ट का डिस्पोजल करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम 30 दिन, 30 डेज के अंदर। अभी आरटीआई कब आया था? आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में आरटीआई जो आया था 2005 में लागू हुआ था, कानून बना था। और इसके जो सेक्शन, आरटीआई का जो रूल है उसके सेक्शन 19 का 6, जो रूल नंबर 19 है उसके 6 के अंडर में ये नियम लागू होता है कि कोई भी आरटीआई रिक्वेस्ट का जो डिस्पोजल करना है वो 30 दिनों के भीतर करना है। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जो है पूछा गया है, आरटीआई से रिलेटेड ही है। ए पर्सन सीकिंग एनी इंफॉर्मेशन फॉर एनी रेलवे ऑफिस अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज टू मेक अ रिक्वेस्ट टू द। क्या बोला गया है? बोला गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो है रेलवे ऑफिस से, किसी भी रेलवे ऑफिस से क्या है, इंफॉर्मेशन चाहिए। किसके तहत? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसे किसके पास जो है अपना निवेदन भेजना पड़ेगा, अपना रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। तो ये भेजना पड़ेगा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ दैट ऑफिस। तो उस ऑफिस का जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उस ऑफिस का, उसके पास अपना रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। यानी जो उस कार्यालय का केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, कौन? उस कार्यालय का केंद्रीय जन सूचना अधिकारी जो होगा उसके पास अपना रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, आरटीआई का जो रिक्वेस्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लीव अकाउंट ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी रेलवे सर्वेंट इज मेंटेन्ड बाय। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी रेलवे सर्वेंट हैं उनका जो लीव अकाउंट है, मतलब उनका कितना छुट्टी जमा है, कितना छुट्टी अभी तक लिया जा चुका है, उनका जो मेंटेन करेगा, कौन करता है? उनका मेंटेन करता है अकाउंट्स ऑफिसर। कौन करता है? अकाउंट्स ऑफिसर। जो रेलवे ग्रुप ए और ग्रुप बी के रेलवे कर्मचारी हैं उनका जो अकाउंट्स होगा, लीव अकाउंट, वो मेंटेन किया जाएगा अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा। किसके द्वारा? अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा। वहीं ग्रुप सी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप डी जो रेलवे एम्प्लॉय होंगे उसका कौन मेंटेन करता है? उसका मेंटेन करता है उस रेलवे कर्मचारी का कार्यालय प्रमुख। उस रेलवे कर्मचारी का जो कार्यालय प्रमुख होगा ग्रुप सी या ग्रुप डी का जो
रेलवे कर्मचारी का कार्यालय प्रमुख होगा वो मेंटेन करेगा, या फिर उसके कार्यालय में कोई अधिकृत अधिकारी, मतलब डेजिग्नेटेड जो रेलवे ऑफिसर होंगे उस कार्यालय का जहाँ पे वो रेल कर्मचारी काम करता है, वो क्या होगा, उसकी छुट्टी का लेखा जोखा रखेगा। किसका? ग्रुप सी और ग्रुप डी रेलवे सर्वेंट का। ग्रुप सी और ग्रुप डी रेलवे सर्वेंट का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन अ रेलवे सर्वेंट इज गेटिंग subsistence allowance equal to 50% of his basic pay. The railway servant will be entitled to dearness allowance equal to dash of the normal dearness allowance. मतलब क्या है कि जब भी कोई रेलवे कर्मचारी क्या है, सस्पेंशन में रहता है, तो उसके इसमें उसे कितना सबसिस्टेंस अलावेंस मिलता है? वो मिलता है 50%। मतलब जितना उसका सैलरी होता है उसका बेसिक पे का 50% ही उसे ड्यूरिंग सस्पेंशन दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 50%। और यहाँ पूछा गया है कि अगर वही रेलवे कर्मचारी जो सस्पेंशन में है उसे डियरनेस अलावेंस जो है वो कितना मिलेगा, तो वो इक्वल टू होगा 50% ऑफ नॉर्मल डियरनेस अलावेंस के बराबर होगा। अभी आपसे कॉमन एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको बताना है कि सस्पेंशन जो है वो रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल के अंतर्गत पेनल्टी है या नहीं। क्या जो सस्पेंशन होता है वो रेलवे डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल यानी रेलवे D&A रूल के तहत जो है वो पेनल्टी में आता है या फिर नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द अनएविल्ड पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल टू अ रेलवे सर्वेंट शैल बी क्रेडिटेड टू हिज और हर विच लीव अकाउंट। क्या पूछा गया? पूछा गया है कि मान लीजिए कोई रेलवे कर्मचारी का क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरे जगह तक, तो क्या होता है उसे 6 माह के भीतर यानी 6 मंथ के अंदर क्या होता है, छुट्टी मिलता है। कौन सा छुट्टी? ज्वाइनिंग टाइम लीव जो है वो मिलता है उसे। अगर कोई रेल कर्मचारी इस दौरान ज्वाइनिंग टाइम लीव नहीं लेता है तो वो जो लीव होता है वो LAP अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है। अगर कोई भी रेलवे कर्मचारी जो है ज्वाइनिंग टाइप का लीव जो है अवेल नहीं करता है 6 माह के अंदर, तो वो चाहे तो अपना लीव को LAP में क्रेडिट करा सकता है, LAP में ट्रांसफर करा सकता है। अभी क्या है, अगर कोई रेलवे कर्मचारी जो है एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है तो उसके इसमें किलोमीटर के हिसाब से अलग अलग दिन रहता है। अगर 1000 रहता है, 1000 रहता है तो उसके इसमें 10 दिन रहता है। 1000 से 2000 के बीच में रहता है तो उसके इसमें 12 दिन मिलता है। अगर 2000 से ज़्यादा दिन रहता है तो उसमें 15 दिन मिलता है। तो इस तरह क्या है, अलग अलग डेज का प्रोविजन रखा गया है, वो डिपेंड करता है किलोमीटर के हिसाब से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पूछा है, मैक्सिमम लिक्विडेटेड डैमेज फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर डिले ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। क्या पूछा गया है? लिक्विडेटेड डैमेज के बारे में पूछा गया है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उसका जो दिया हुआ समय है जिसके भीतर में उसको क्या है, काम को पूरा करना है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर अपने निजी कारण से क्या है काम को पूरा नहीं कर पाता जो उसको टाइम दिया गया है, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है उसका मैक्सिमम 5% ही क्या है, उसका लिक्विडेटेड डैमेज काटा जा सकता है। क्या कर सकता है?
लिक्विडेटेड डैमेज की जो सीमा है वो कितना है, जितना उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका 5% काटा जा सकता है। अगर उसको हम लोग एक्सटेंशन देते हैं, टाइम एक्सटेंशन, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर टाइम एक्सटेंशन देते हैं कि ठीक है और टाइम दिया जाता है उस काम को पूरा करने के लिए, तो उस केस में लिक्विडेटेड डैमेज काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, ये डिपेंड करता है जो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल अथॉरिटी है। तो अगर काटना है तो मैक्सिमम कितना काट सकते हैं, 5% ही काट सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पीएल नंबर यूज्ड फॉर कोडिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम इज अ डैश डिजिट कोड। कितने डिजिट का होता है, तो सही आंसर है 8 डिजिट। जो पीएल नंबर यूज किया जाता है कोडिफिकेशन में, अभी क्या है कि रेलवे में बहुत तरह के जो सामान है उसका उपयोग किया जाता है, स्टॉक आइटम है उसका यूज किया जाता है। तो अलग अलग स्टॉक आइटम के लिए जो है अलग अलग कोड दिया हुआ है, ताकि जो विभिन्न विभिन्न क्या है रेलवे जोन्स हैं या फिर प्रोडक्शन यूनिट है उसमें कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए क्या किया गया है, पीएल नंबर का जो है यूज किया जाता है। पीएल नंबर कितने डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, पीएल नंबर जो होता है 8 डिजिट का होता है, जिसमें पहला दो डिजिट क्या बनाता है, जैसे पीएल नंबर क्या होता है 8 डिजिट का होता है, जैसे मान लीजिए 90 35 05 8 3। तो ये जो पहला डिजिट है ये बताएगा मेन ग्रुप को पीएल नंबर का पहला दो डिजिट बताएगा कि वो कौन से ग्रुप में आता है। जैसे यहाँ पे 90 दिया गया है, तो स्टील आइटम, जितने भी तरह के स्टील आइटम है उसका जो मेन ग्रुप होगा वो क्या होगा, 90 होगा। स्टील आइटम का जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, 90 होगा। पहला दो डिजिट बनाता है, बताता है मेन ग्रुप। इसके बाद का दो डिजिट जो बताता है वो क्या बताता है, सब ग्रुप को। क्या बताता है, इसके बाद का दो डिजिट बताता है सब ग्रुप को। जैसे 35 है, तो जितने भी तरह के माइल्ड स्टील फ्लैट्स आए, माइल्ड स्टील का जितना भी तरह का फ्लैट्स है अलग अलग साइज का वो आता है 35 में। इसके इसके बाद का जो रहता है लास्ट का जो डिजिट 3 डिजिट रहता है, तो ये बताता है कि वो आइटम जो है सब ग्रुप के अंतर्गत कौन सा आइटम आता है। सबसे पहले आया मेन ग्रुप, फिर सब ग्रुप के बाद ये आइटम डिनोट करता है कौन सा आइटम के लिए बताया गया है। और सबसे लास्ट का जो डिजिट रहता है वो क्या होता है, यूनिक डिजिट होता है। वो चेक करता है कोड की इंटीग्रिटी को। कोड का जो इंटीग्रिटी है, उस कोड नंबर का इंटीग्रिटी मतलब ये सही कोड है या नहीं है, इसकी इंटीग्रिटी को ये चेक करता है। तो ये था पीएल नंबर का जो क्लासिफिकेशन है स्टॉक आइटम से रिलेटेड, उसके बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन इज डैश मोर देन द नॉर्मल रेट ऑफ CEA। क्या बोला गया है, CEA के बारे में बोला गया है। CEA क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किसके लिए, फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन। वैसे चिल्ड्रन जो क्या है दिव्यांग है, तो उस केस में जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा वो नॉर्मल अलाउंस से, नॉर्मल रेट से 100% ज़्यादा होगा, मतलब दुगना होगा। कि क्या होगा, 100% ज़्यादा होगा। अभी क्या है, नॉर्मल केस में 2250 रुपये पर मंथ मिलता है एक बच्चे पे। एक बच्चे पे कितना मिलता है, 2250 रुपये मिलते हैं। वहीं अगर कोई दिव्यांग चिल्ड्रन होगा, दिव्यांग बच्चा होगा, तो उस केस में उसे मिलेगा 4500 रुपये मिलेंगे। कौन सा अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस जो होगा वो कितना मिलेगा, 4500 मिलेगा। तो ये नॉर्मल रेट से कितना हुआ,
100% ज़्यादा हुआ, तो इसका इसीलिए सही आंसर हो जाएगा 100%। अब दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए कितने कब तक मिलता है? 22 वर्षों तक। दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए 22 वर्षों तक जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। और नॉर्मल केस में क्या में कितने वर्षों तक मिलता है? नॉर्मल केस में जो है 20 साल 20 ईयर्स या फिर 12th क्लास जब पास हो जाएगा तब तक ही क्या मिलेगा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल है, सैंक्शन ऑफ वर्क अंडर वर्क प्रोग्राम इज प्रोसेस्ड थ्रू। तो किसके थ्रू प्रोसेस्ड किया जाता है? IRPSM। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या है? इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट, यही है IRPSM का फुल फॉर्म। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जो लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमारा ये फ़ोन पे उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।